मेरे दादा ने ऊँट चलाया, मेरे वालिद साहब ने ऊँट चलाया, मैं मर्सिडीज़ चलाता हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाएगा, उसका बेटा भी लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन उसका बेटा फिर से ऊँट चलाएगा। ये बात कही थी दी ग्रेट विजनरी लीडर राशिद इब्न सईद ने, और ये बात उन्होंने आपके लिए कही थी, क्योंकि आप भी तो यही सोचते हैं ना कि दुबई ने जो इतना पैसा कमाया वो सारा पैसा कमाया तेल से, लेकिन ऐसा नहीं। कराची जो उस वक्त के एशिया का बिज़नेस हब था, यूरोप और मिडिल ईस्ट से सारे आने वाले बहरी जहाज़ कराची से होकर एशिया की तरफ जाते थे, एशिया की तमाम कंट्रीज़ की तरफ जाते थे। कराची का सारा बिज़नेस, मैक्सिमम बिज़नेस दुबई की तरफ कन्वर्ट कर देते हैं। PIA जो कि उस ज़माने की सबसे बेहतरीन एयरलाइन थी, उसी से जहाज़ ख़रीदते हैं, उसी से अपने लोगों की ट्रेनिंग कराते हैं और PIA का ही सारा बिज़नेस अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। उस ज़माने में कराची एयरलाइन का भी जंक्शन था, क्योंकि सारे जो फ़्लाइट्स हैं वो कराची से होकर एशिया की दीगर कंट्रीज़ के अंदर जाते थे। आज दुबई में जो भी चीज़ें हैं या तो दुनिया में सबसे बड़ी हैं या सिर्फ़ और सिर्फ दुबई के अंदर हैं। जिस रेत के अंदर एक मकान बनाना मुश्किल हो, उस पूरे रेगिस्तान के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बना दी। आज 50 से ज़्यादा स्काई स्क्रैपर सिर्फ़ और सिर्फ दुबई के अंदर है। पाम जुमेरा समंदर के अंदर पूरा शहर बना दिया। जिस रेगिस्तान में आप एक फूल लगाने को तरस जाएं, आप एक पौधा लगाने को तरस जाएं, उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा मिरेकल गार्डन बना दिया, जहां पर दुनिया भर के इकसाम के फूल एक ही गार्डन के अंदर कर दिए। आज दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन दुबई के अंदर, दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट दुबई में है, दुनिया का सबसे ऊंचा होटल दुबई में है, दुनिया का सिर्फ और सिर्फ वाहिद 7 स्टार होटल वो भी दुबई के अंदर है, बुर्जुल अरब। दुबई मॉल, डीपेस्ट पूल, अंडर वाटर स्पोर्ट, जहां पर गोरे अपनी पुलिस से कोरोला और सिविक पे काम चला रहे थे, वहाँ पर इन्होंने अपनी पुलिस को फरारी तक के दे दी। दुबई के शेख अमेरिका चले गए, दुनिया की सबसे बड़ी थीम पार्क बनाने वाली कंपनी डिज्नीलैंड के पास। बोला दुबई में मुझको डिज्नीलैंड चाहिए जो कि सबसे अच्छा हो और दुनिया में सबसे बड़ा हो। डिज्नीलैंड ने मना कर दिया। डिज्नीलैंड ने कहा कि अमेरिका हमारा होमलैंड है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि डिज्नीलैंड से बड़ा पार्क अमेरिका के अलावा कहीं पर और बन जाए। शेख साहब ने वहीं बोल दिया तुमसे बड़ा बनाऊंगा और तुमसे अच्छा बनाऊंगा। आज दुनिया का सबसे बड़ा थीम पार्क दुबई लैंड, जो कि डिज्नीलैंड से भी तकरीबन 2.5 गुना बड़ा है दुबई के अंदर। पर ये सब हुआ कैसे? एक वो जगह जहां गोरों के जहाज़ जल्दी से निकल जाया करते थे कि कहीं डाकू ना हमला कर दें, ऐसी जगह को पूरी दुनिया का बिजनेस हब बना दिया। एक रेगिस्तान से टूरिस्ट हब बनने का सफ़र हुआ कैसे? आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, तो वीडियो ज़रा शुरू से शुरू करते हैं। 18वीं सेंचुरी पर जब ब्रिटिश का राज पूरी दुनिया पर चल रहा था, तो इंग्लैंड के जहाज़ इसी रास्ते पर होते हुए यूरोप से मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट से इसी रास्ते से होते हुए एशिया की तरफ जाते थे। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब गोरों के जहाज़ों को लूटना शुरू कर दिया इस मिडिल ईस्ट की तरफ रहने वाले डाकुओं ने। जब ब्रिटिश को ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने लगी तो उन्होंने यहाँ के जो बादशाह लोग थे उनसे शिकायत की, पर वो डाकू सुनते किसकी? क्योंकि उस टाइम पर UAE तो था नहीं। उस ज़माने में तो अलग अलग डायनेस्टी अलग अलग छोटे छोटे एरियाज़ पर गवर्नमेंट करती थी। तो ये प्रॉब्लम अंग्रेज़ों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगी, और उस टाइम पर फ्रेंच इन्वेड और पुर्तगाल इन्वेड भी काफ़ी ज़ोरों पे चढ़ने लगा। तो यहाँ की जो छोटी छोटी रियासतें थीं उन लोगों को लगा डर, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ एक एग्रीमेंट साइन। तो इन तमाम बादशाहों ने अंग्रेज़ों को कहा कि आप हमारी हिफाजत करें, पुर्तगालियों से भी, फ्रेंच से भी, और इन डाकुओं को भी आप संभालें। यहाँ से आ जाता है ये पूरा एरिया जो कि ब्रिटिश ने जिसका नाम दिया था शेखडम का, ये बन जाती हैं ब्रिटिश की ट्रूशल स्टेट। वक्त गुजरता रहा और वक्त गुजरने के साथ साथ दुनिया ने 2 बड़ी जंगें देखी, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार 2 के बाद ब्रिटिश की चूँकि अपनी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया से अपने ट्रुप्स वापस मंगाना शुरू कर दिए, और वहाँ पर शुरू हुआ पूरी दुनिया का इंडिपेंडेंस। 1940 से शुरू हुई थी इंडिपेंडेंस की, उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ने इंडिपेंडेंस हासिल की, इंडिया पाकिस्तान ने भी उन्हीं दिनों हासिल की। लेकिन इस एरिया यानी कि शेखडम का जो एरिया जो ट्रूशल स्टेट्स हैं, इनका टाइम लगते लगते बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया, और इनको आज़ादी मिलती है 1960s के आखिर के अंदर। गोरों के जाने के बाद यहाँ की अलग अलग 6 रियासतें मिलकर डिसाइड करती हैं कि हमको एक मुल्क बना लेना चाहिए, और फिर ये एक मुल्क बनाते हैं जिसका नाम ये रखते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और इनका 7वां स्टेट रसूल खैमा 1 साल के बाद ज्वाइन करता है। ये अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 2 दिसंबर 1971 को, और इस नए मुल्क के सदर बनते हैं शेख जायद बिन सुल्तान। ये वही शेख जायद हैं जो कि दुबई में जिनके नाम से रोड भी है। मुत्तहदा अरब अमारात की तरक्की में जो पहला खड्डा खोदा जाता है वो खोदा जाता है 1958 में, जिसके अंदर से ऑयल निकल आता है अबू धाबी में। लेकिन इसका दुबई को कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे तो मुत्तहदा अरब अमारात बनी नहीं थी।
लेकिन दुबई की असल किस्मत उस वक्त खुलती है जब यहाँ के सुल्तान 1959 पर निकल पड़ते हैं यूरोप की सैर को। वहाँ का लाइफ स्टाइल और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के इनको लगता है यार हम तो बहुत पीछे। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, उन्होंने वहाँ पर जाके ट्रेन पे भी सवारी की। वहाँ से इनको समझ में आता है कि भैया अगर दुनिया में असल राजा बनना है तो राजा बनना पड़ेगा तिजारत के अंदर। ये वापस आते हैं और सबसे पहले जो पोर्ट राशिद है उसके अंदर खुदाई का काम शुरू करवा देते हैं। वो पोर्ट राशिद उस वक्त भी काम कर रहा था, लेकिन छोटी छोटी कश्तियाँ, छोटे छोटे जहाज़ वहाँ पर जाया करते थे, कोई बड़े जहाज़ नहीं आया करते थे। ये वहाँ पर पानी को और ज़्यादा गहरा खोदते हैं ताकि बड़े बड़े जहाज़ वहाँ पर आ सकें, और वहाँ से इनका आहिस्ता आहिस्ता ट्रेड का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब जहाँ ये अपने ट्रेड की तरफ तवज्जो देना शुरू करते हैं तो वहीं पर फिर ऑयल निकल आता है 1966 के अंदर, यानी कि 1966 के अंदर, और 1969 से ये अपना ऑयल एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो होता ये है कि ये ऑयल का पैसा भी जो आ रहा होता है वो सारा पैसा भी पोर्ट के काम के अंदर लगा देते हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। 1972 से जब पोर्ट राशिद के बाद इनको एक बड़ा सक्सेस दिखता है और वहाँ पर से इनको बड़ा रेवेन्यू आना शुरू हो जाता है, तो इनको ये पता चल जाता है कि अगर मुझको ट्रेड के अंदर सही तौर पे राजा बनना है तो मुझे सी ट्रेड को अपनी तरफ लेकर आना पड़ेगा। और ये 1979 में उस वक्त के सबसे बड़े पोर्ट का आगाज़ शुरू कर देते हैं, जबल अली पोर्ट का। और उस ज़माने में यानी कि 40 साल पहले से लेकर अब तक के आज ये मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट है। जब ये पोर्ट बनाते हैं तो वहाँ पर ये कर देते हैं टैक्स फ्री। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करें तो वहाँ पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। आप अपनी शिप को हमारे पोर्ट पे लेकर आए, यानी कि जबल अली पोर्ट के ऊपर लेकर आए, तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ से ये पूरी दुनिया का बिज़नेस अपनी तरफ आना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ दुबई के अंदर जाके अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को लगा देते हैं, क्योंकि उनको जितना भी पैसा आएगा उनको फिर टैक्स देना नहीं पड़ता। और सी बिज़नेस पर डोमिनेट करने के बाद ये निकल पड़ते हैं एयर बिज़नेस की तरफ। और उस वक्त की जो दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन थी PIA, उससे ये जहाज़ ख़रीदते हैं, अपने लोगों को PIA से ही ट्रेनिंग करवाते हैं, और PIA का ही सारा या मैक्सिमम बिज़नेस आप कह सकते हैं वो दुबई की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि भाई जब सब कुछ फ्री है, जब जहाज़ आने के कोई पैसे नहीं ले रहे, जब मैन्युफैक्चरिंग करने के कोई पैसे नहीं ले, तो फिर दुबई को उससे क्या फ़ायदा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन था। उस ज़माने के बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी इस तरह के डिसीजन नहीं ले पाए और उसके ऊपर सही तरह से उन डिसीजंस को एग्जीक्यूट किया, तो आज वो सिंगापुर और दुबई की शक्ल के अंदर मौजूद हैं। अब मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं कि जब आप ये समझते हैं कि जब आप कुछ भी नहीं ले रहे, जब आप कोई टैक्स नहीं ले रहे पोर्ट के ऊपर, जब आप कोई मैन्युफैक्चरिंग के पैसे नहीं ले रहे, तो फिर आप कमाएंगे कैसे। तो आप इसकी मिसाल इस तरह से समझ लें कि आप एक सुनसान एरिया के अंदर कोई सड़क बनाते हैं। जब ये सड़क बहुत लंबी चलती है तो इसके अंदर पेट्रोल पंप वाले भी आ जाएंगे, क्योंकि लोगों को पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ दूर दूर के फ़र्क से फिर होटल्स भी खुलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को खाने पीने की ज़रूरत तो पड़ेगी। जब होटल्स खुलेंगे, पेट्रोल पंप्स खुलेंगे, तो फिर गाड़ियाँ ज़ाहिर सी बातें रुकेंगी। जब गाड़ियाँ रुकेंगी तो जो लोकल जो पान के दुकान या दीगर जो इस तरह के केबिन्स वगैरह वो लोग भी आ जाएंगे, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो चीज़ें रखने वाले वो भी आ जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि एक आहिस्ता आहिस्ता आपके पास ऑटोमेटिकली चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। जब आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपको लेबर्स की भी तो ज़रूरत पड़ेगी। जब आप बिज़नेस का हेडक्वार्टर ही वहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं तो आपके बिज़नेस के अंदर जो पैसा आ रहा है वो दुबई के बैंकों के थ्रू तो आए। जब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहाँ पर लगाएंगे तो आप अपना सरमाया दुबई के अंदर तो लगा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि रेगिस्तान में वैसे तो कोई जाएगा नहीं। जब रेगिस्तान में आपको इतना बड़ा शहर बनाना होगा तो आपने कुछ तो लोगों को देना होगा। जब दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट दुबई के अंदर गई तो यहाँ से दुबई का सिलसिला शुरू हो गया ट्रेडिंग का। अब ट्रेड तो इनका चल पड़ा था, ये काम तो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर कोई भी रुकना नहीं चाहता था। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है उसकी वजह से कोई भी बंदा यहाँ पर स्टे नहीं करना चाहता था। तो यहाँ के रूरल लोगों ने ये सोचा कि हम इस तरह से किस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाएं जिसकी वजह से पूरी दुनिया हमारी तरफ आए, और यहीं से शुरू होता है इनका प्रोजेक्ट बुर्जुल अरब। अब बुर्जुल अरब की होटल ने दुनिया भर को ऐसी फैसिलिटीज़ से मुतारिफ़ कराया जो वो तसव्वुर में भी नहीं सोच सकते थे। उस वक्त दुनिया भर में कहीं पर भी 50 मंजिला होटल था ही नहीं। दुबई का ये बुर्जुल अरब वाहिद होटल था जो पूरे के पूरा 50 मंजिला सिर्फ और सिर्फ होटल था। और आज भी ये सिर्फ वाहिद एक दुनिया में होटल है जो 7 स्टार होटल है। दुनिया के सारे होटल आज तक के 5 स्टार के अंदर ही रेटिंग पर जाते हैं। इसका डिज़ाइन कुछ हट के ही बनाते हैं। इसकी लोकेशन साहिल से थोड़ा सा हटकर यानी कि समंदर के ऊपर बनाते हैं। इसका इंटीरियर इंतहाई लग्जरी कर देते हैं। 50 मंजिला के ऊपर एक हेलीकॉप्टर भी दे देते हैं। दुनिया भर में इस तरह की मार्केटिंग करते हैं कि दुनिया भर की अशराफिया ये सोचती है कि हमको इस जगह पे जाना चाहिए, और यहाँ से शुरू होता है इनका टूरिस्ट अट्रैक्शन। और अनफॉर्चुनेटली बुर्जुल अरब के ओपन होने से पहले ही शेख साहब जो कि राशिद इब्ने सईद साहब, इनका इंतकाल हो जाता है, और इस वक्त जो मौजूदा शेख हैं वो इनकी जगह पर आ जाते हैं और उनके
इंतकाल के कुछ ही दिन के बाद इसका वो इफ्तिताह कर देते हैं, जहाँ से पूरी दुनिया का अट्रैक्शन दुबई की तरफ होना शुरू हो जाता है। और ये भी अपने वालिद साहब की तरह दुनिया के बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं। ये सब कुछ ऐसा करते हैं जो दुनिया में इंतहाई चौंका देने वाला हो। पाम जुमेरात जो कि इन्होंने समंदर के बीच के अंदर पूरा शहर बना दिया। वहाँ की मट्टी दुनिया भर से बड़े बड़े जहाज़ दुनिया भर के कई जगहों पे जाते थे, वहाँ से मट्टी जो ख़ास किस्म की मट्टी होती है वो लेकर आते थे और इस जगहों को फिल करते थे। इसकी ऐसी मार्केटिंग की पूरी दुनिया के अंदर कि पूरी दुनिया हैरान हो गई कि समंदर के ऊपर शहर कैसे बना दिया इन्होंने। और सिर्फ ये यहाँ पर रुके ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, दुबई मॉल जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है, दुबई लैंड जिसका मैंने आपको शुरू में बताया कि डिज्नीलैंड से किस तरह से वो 2.5 गुना बड़ा रहा। डीपेस्ट पूल, अंडर वाटर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स के इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना दिए उन्होंने। आज दुबई जो भी प्रोजेक्ट कर रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है। दुबई खुद क्रिकेट के अंदर आगे नहीं है, लेकिन क्रिकेट की राइवरी के सबसे बड़े मैचेस जो कि पाकिस्तान इंडिया के होते हैं दुबई के अंदर ही होते हैं। आज दुबई टेम्परेचर कंट्रोल सिटी बनाने जा रहा है, जिससे उनको जो गर्मी की प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक उनके यहाँ ख़त्म हो जाएगी। आज दुनिया का फ्यूचर म्यूज़ियम दुबई के अंदर है, दुनिया के सबसे बड़ा एक्सपो दुबई के अंदर आज विज़िट करने के लिए दुबई के अंदर बहुत कुछ है, आपके पास दिन कम पड़ जाएंगे। ये होती हैं कुछ लीडरशिप की स्किल्स के एक स्ट्रॉन्ग लीडर किस तरह से अपने मुल्क को एक गाँव से लेकर एक एडवांस सिटी के अंदर तब्दील कर देता है। इन लीडरशिप्स के अंदर दुबई की इकॉनमी 2 बार चेंज होती है, एक बिल्कुल लो इकॉनमी से ये लेकर आते हैं एडवांस इकोनॉमी की तरफ जो कि ट्रेड बेस होती है, और ट्रेड बेस इकोनॉमी से ये लेकर आते हैं टूरिस्ट बेस इकोनॉमी के ऊपर। ये होती है लीडरशिप की स्किल जो कि अपने मुल्क को इंतहाई गांव से लेकर एक तरक्की याफ्ता शहर बना देते हैं। आज दुबई दुनिया का 3rd लार्जेस्ट विजिटिंग सिटी है और दुबई का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी विजिट के ऊपर आता है। आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और काफ़ी मज़ा भी आया होगा वीडियो देखने के ऊपर। आप लोगों का वीडियो एंड तक के देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।